इन दिस वीडियो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 51 to 100 कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा हम कुछ सोच नहीं सकते कि कैसे सॉल्व कर, मतलब कैसे कोई ऐसा कुछ ट्रिक लग नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सोच पाओगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना इसको। वैसे इसका असली आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है। इन क्वेश्चन नंबर 52 थोड़ा सा आप सोच सकते हैं क्यों कह रहा है द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग country recently which requires government officials to use simple and easily understandable English language in the official document। अब ये उसी कंट्री में हो पाएगा जहाँ पर कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगी। अब यहाँ पर जो आयरलैंड है ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आयरिश होगी। इनकी जो जर्मनी है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन होगी। तो अगर हम यहाँ पर आयरलैंड और जर्मनी काट दें तो मेरे पास केवल ए और सी ही बच जाता है। अब इनमें से आप एक चूज़ कर सकते हो। इसका असली आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 53 अगेन यहाँ पर कुछ ऐसा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर अप्लाई कर सकें, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसका असली आंसर रशिया है। सिमिलरली लिस्बन डिक्लेरेशन, अगर आपने उस टाइम का न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ये ओशन से, बट इसमें ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 अब यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपने अगर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखा है तो ये यूपीएससी के PYQ में बहुत बार आ रखा है कि जो हॉर्स है ये दिस वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 2018 में आया था और उसके पहले भी एक आध बार आ रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इन तीनों ऑप्शन में आपको ये चीज़ साफ साफ दिख रहा होगा कि जो कुतुब मीनार और रेड फोर्ट है ये काफ़ी पुराना मॉन्यूमेंट है, जबकि ये जो इंडिया गेट है ये रिलेटिवली न्यूअर मॉन्यूमेंट है और ये अराउंड 1921 में बना था। अब जनरली हम ये जानते हैं कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वही होता है जो जनरली ओल्ड ज़्यादा होता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो ज़्यादा ओल्ड रहेगा जनरली वही रहेगा ना। तो कुतुब मीनार और रेड फोर्ट लॉजिकली होना चाहिए क्योंकि इंडिया गेट बहुत ही न्यूअर आर्किटेक्चर है। इस कारण ये आंसर में हम इसको नहीं लेंगे, तो इस कारण यहाँ पर आंसर सी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP, ये लक्ष्मीकांत बहुत ही अगेन जो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं उसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस आपको आता है नॉर्मल बुक्स में लिखे होते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1975, कुछ नहीं कर सकते, आता है तो ठीक है। विच वन द फॉलोइंग करेंसी इज़ द कॉस्टलीस्ट, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग, अगेन आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ कर नहीं कर सकते। अब कह रहा है बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। अब ये एग्ज़ाम हुआ था 23 में, ये एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में। तो जब 23 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था तो 22 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, सबसे पहले मैं इसको कट कर दूंगा। अब इनमें से 24, 2030, 2047 इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप सोचोगे तो जनरली जो ये टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं, जैसे कि SDG 2030 का है, ठीक है। तो इससे मेरे को आंसर या तो 30 या तो 47 लग रहा था, बट यहाँ पर असली में आंसर यहाँ पर 24 है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आप ट्रिक नहीं लगा सकते और अगर आप लगाएंगे तो वो गलती होकर आएगा। बट अगेन द टारगेट इज़ कि हमारा नेट जो नंबर है वो पॉजिटिव आना चाहिए, इस तरीके से सोच करके। ये इन इंडिया द स्टेट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्या एंड विहारा, ये बुद्धिज़्म का है और ये अगेन यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में आ रखा है। ये आप मेरे ख्याल से 2015 का क्वेश्चन देखो, वहाँ पर लिखा होता है कि चैत्या और विहारा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 62 भी कि सुजनी क्या होता है, तो ये बेसिकली टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी होता है और ये आप यूपीएससी का 2018 का PYQ देखो, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, अब यहाँ पर देखो कितने अच्छे तरीके से हम सोच करके सीधा आंसर तक यहाँ पर आ सकते हैं। कह रहा है कि स्टेटमेंट्स अबाउट द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट, भाई नहीं मालूम, चलो आगे बढ़ते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाला फर्स्ट ऑफ पाला डायनेस्टी, नहीं मालूम भाई, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है द वज्रयाना सेक्ट फ्लरिश्ड हेयर, ठीक है भाई, ये भी नहीं मालूम मेरे को, ठीक है देखते हैं आगे में क्या है कि अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ETC वेर ऑल्सो टॉट हेयर। अब देखो ये जो दोनों लाइन है ना, मतलब ये बहुत ही जनरल सा लाइन है, मतलब कि
ये कह रहा है यहाँ पर वज्रयाना सेक्ट फ्लरिश्ड है। हाँ भाई, फ्लरिश किया वो कौन सी बड़ी बात है, मतलब कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है ना कि बस केवल यहीं फ्लरिश किया था, कहीं और फ्लरिश नहीं किया था, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ एक्सट्रीम लाइन नहीं बोल रहा है ये, तो ये जनरल सा लाइन बोल रहा है। तो इस कारण 3 और 4 को मैं सही मानूंगा। अगर 3 4 को सही मानते हैं तो बेसिकली अगर यहाँ काट दिया हमने, यहाँ काट दिया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन यहाँ बचता है C 1 और 2। नन ऑफ द एबव का भी चांसेस हो सकता है, बट जनरली नन ऑफ द एबव को हम नहीं, मतलब कम ऑप्शंस में होते हैं, इसी कारण हम इसको 1 और 2 में। और यहाँ पर चांसेस है भी कि यहाँ पर बांका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हो सकता है कोई और डिस्ट्रिक्ट को मैनिपुलेट करके बांका लिख दिया होगा, हो सकता है कोई और किंग होगा उसका यहाँ पर मैनिपुलेट करके गोपाला फर्स्ट लिख दिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया। अगेन ये यूपीएससी का PYQ 2015 का क्वेश्चन पेपर देखना। उसमें क्या किया था कि ये 3 स्टेटमेंट्स तो यूपीएससी वाले हैं, लेकिन जो 4th स्टेटमेंट है ना, ये बीपीएससी ने खुद से ऐड किया है। अगर आपने ये सॉल्व किया हुआ होता तो आपको क्लियरली मालूम होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर वाला आंसर नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम वाला आंसर नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद। तो अगर आपको 3 अगर आपको आंसर मिल गया, और अगर प्रीवियस ईयर से आपको 1 और 2 काट दो, या B 1 और 3 काट दो, तो सिंपली आंसर आपको C ही बचता है केवल यहाँ पर, और कोई ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पर 3 आंसर हो। विच आर द अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल ऑफ मक्का। बट ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस हैं, कैलिकट, सूरत, कैम्बे और ब्रोच, ये सब के सब अपने जो वेस्ट इंडिया ऑफ कोस्ट हैं, ये सारे मतलब वेस्ट इंडिया में ही हैं पूरे के पूरे। तो ये यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो पोर्ट्स हैं वो अपना मतलब वेस्ट इंडिया को होते, कुछ ईस्ट इंडिया को होते, तो ईस्ट इंडिया वाले हम काट देते, क्योंकि भाई जो बाबुल मक्का है, गेट ऑफ मक्का, मदीना, मतलब वेस्ट एशिया, तो वो वेस्ट साइड ही होगा मोस्ट लाइकली, ना कि इस साइड में। तो इस कारण यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है ऐसा कुछ लगा पाना। क्वेश्चन नंबर 66, ये अगेन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आप जाकर देखना कि अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन अगेन एक और क्वेश्चन पूछ रखा था कि विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन में जो था उसको हम कहते थे अष्ट दिग्गज। ये जो तेनालीराम वगैरह हम पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली अष्ट दिग्गज का ये वन ऑफ द मेंबर थे। तो ये दोनों चीज़ आप एक बार देख लेना कि ये अष्ट प्रधान मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में था और विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्ट दिग्गज थे। क्वेश्चन नंबर 67, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा। ये यूपीएससी का अब 2018 का क्वेश्चन पेपर देखो। ये आपको देखो लग रहा होगा बार बार कि बार बार ये यूपीएससी का क्वेश्चन, बट आप जाकर देखना सही में कितने क्वेश्चंस को रिपीट किया गया एज इट इज़ प्रीवियस ईयर में से। क्वेश्चन नंबर 68 में अब देखो ये टिपिकल एग्जाम्पल है कि कैसे जो फा हियेन है, ये बेसिकली इसका असली आंसर यहाँ पर है ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्ता II, और जो इसका आंसर ह्यूएन सांग का, इसका असली आंसर है ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षा। तो कैसे यहाँ पर ये चीज़ को इंटरचेंज किया हुआ है, और यहाँ पर असली आंसर यहाँ पर डी है, क्योंकि दोनों को यहाँ पर ये उल्टा कर दिया गया है। तो ये इसका मैंने स्टार्ट में बताया था कि रूल ऑफ इंटरचेंजिंग जिसको बीपीएससी फॉलो करती है। इसके आगे में भी और बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें साफ साफ देखेंगे कैसे ए का जो आंसर XYZ से PQR से मैच कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 में ये बहुत बार रिपीट करा हुआ है कि भाई चरक है जो कौन से चीज़ के एक्सपर्ट थे, जो वरह मिहिर था वो कौन से फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो जो चीज़ बहुत बार रिपीट किया गया है उसमें बीपीएससी एक्सपेक्ट कि भाई आपको उसके आंसर्स आने चाहिए। इसका असली आंसर यहाँ पर चरक का मेडिसिन है, और ब्रह्मगुप्ता का मैथमेटिक्स है, और वरह मिहिर का एस्ट्रोलॉजी है, और विशाखा दत्त का प्ले राइट है। यहाँ पर हु इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कहीं मुझे बीपीएससी में ही या कोई स्टेट पीसीएस में ये वाला बलबन वाला ऑप्शन रिपीट किया हुआ है। ये अगला क्वेश्चन है नाथ पंथीज, सिद्धास एंड योगीज। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये हिंदी वर्ड्स हैं, ये सब के सब। अगर ये वर्ड्स अगर हिंदी वर्ड्स होंगे तो ज़्यादा लॉजिकल ये नहीं है कि मुझे नॉर्थ इंडिया टिक करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही हिंदी बोला जाता है, जबकि साउथ इंडिया में ये वर्ड्स फिट नहीं होंगे, ईस्ट इंडिया में नहीं, वेस्टर्न इंडिया में नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत ही एक कॉमन टॉपिक का सवाल है, मतलब ऑलमोस्ट हर बार उड्स डिस्पैच
मकौले मिनट्स पर सवाल आ ही जाता है। तो इसका दो आंसर दोनों इसका होगा 1 और 2। 73 मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कर्नाड डायनेस्टी पर क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, जैसे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती पर सवाल आता रहता है हर बार, वैसे ही मैथिली लैंग्वेज और कर्नाड डायनेस्टी के रिलेशंस पर आते रहते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 74 भी ये बहुत इतना बार रिपीट किया गया है, ये इस क्वेश्चन में कहना नहीं कि राजगृह था जो एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड था। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 इज अबाउट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये जो 1878 का प्रेस एक्ट था, तो ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि आपको लिटन का पीरियड जो कि 1876 से 1880 तक था, और फिर लॉर्ड रिपन का पीरियड, ये आपको आना चाहिए, ये 1880 टू 1884। ये बेसिकली ये हर बार पूछता है इस चीज़ को। तो इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, ठीक है। इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट, ये वाला भी ठीक है क्योंकि इसमें बड़े सारे रिस्ट्रिक्शंस थे प्रेस पे। एंड देन एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, ये वाला भी सही है। तो ये सवाल बेसिकली आना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक से सवाल आ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 76 लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870। अब यहाँ पर कह रहा है इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। अब जो ये फर्स्ट है ना, इस कारण थोड़ा सा मेरे को इशू हुआ था, बट देन अगेन आगे देखते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टन सर्विसेज, ठीक है, जनरल सा लाइन है, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, तो ये लाइन लॉजिकल है कि सही होगा ही होगा। थर्ड है इट इज़ अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है। इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस। तो ये तीनों जो लाइन है ये बहुत ही जनरल सही है लाइन है ये वाला, तो इस कारण 2, 3, 4 तो सही होगा ही होगा। तो यहाँ पर ए और बी तो कट जाएगा, बट यहाँ पर चूज़ करने के लिए यहाँ पर सबसे मेन चैलेंजिंग यहाँ पर है कि यहाँ पर ये फर्स्ट लिखा हुआ है। अब ये फर्स्ट है कि नहीं, ये चीज़ मतलब अगर मेरे पास एग्ज़ाम में मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता तो मैं शायद सी या डी में से शायद सी को चूज़ करता, मतलब क्योंकि फर्स्ट देख कर, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा एक्सट्रीम सा है ना, इस कारण। बट यहाँ पर असली में आंसर यहाँ पर डी 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि जो 4 ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन तो मैंने एटलीस्ट कट कर दिया है ना। चलो अगला है नीति सार एंड अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय। अब देखो कौटिल्य आंसर सबसे पहले आप कट करोगे, क्यों? क्योंकि अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अलावा अगर कोई और बुक अगर फेमस होता तो मोस्ट लाइकली हमने पढ़ा हुआ होता, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट रहेगा उसे मालूम रहेगा कि इसके अलावा और कौन से बुक उसने पब्लिश किया है। लेकिन कौटिल्य में अर्थशास्त्र के अलावा और कोई बुक हम सुनते ही नहीं है इतना बार पढ़ने के बाद भी, इस कारण कौटिल्य सबसे पहले कट करेंगे। अब जो चरक है, और ये हमें मालूम है कि जो चरक है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो जब चरक मेडिसिन से रिलेटेड है तो ये नीति सार मतलब प्लानिंग वगैरह पॉलिटिक्स वगैरह, ये क्यों इस चीज़ से रिलेटेड होगा चर का, ठीक है। इस कारण यहाँ पर ए और सी कट करेंगे और जो बचा हुआ आंसर को हम बी करेंगे, और मेरे पास ये आंसर वही मिल गया है। ये फुतुहत ई आलमगीरी, कुछ नहीं कर सकते, आता है तो ठीक है, टिक करो, आगे बढ़ो, नहीं आता तो छोड़ दो। 78 हो गया। 79 में अगेन ये क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा मिल नहीं पा रहा जिसमें मैं सोच पाऊँ, तो मतलब आता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ो। समुद्रगुप्त है, ये क्वेश्चन तो इतने बार रिपीट किया गया है कि ऑलमोस्ट ये हर एक साल ये वाला क्वेश्चन आता ही रहता है कि कब बिहार को सेपरेट किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से। क्वेश्चन नंबर 81। अब क्वेश्चन नंबर 81 में है तो लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया से अब देखो मतलब ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मालूम होना चाहिए था कि इसमें पहला इन्फॉर्मेशन मालूम हो चाहे ना हो, सेकंड इन्फॉर्मेशन मालूम हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे पहले से ये मालूम था कि जो लेक विक्टोरिया है ये कट कंट्रीज़ मतलब रिमोनी मैंने बनाया था जिससे ये सराउंडिंग है। के से कीनिया, यू से युगांडा, टी से तंजानिया। तो अगर कट से अगर हम ये मालूम कर लेते कि भाई 3 तो हमारा गलत है ही है, तो 3 गलत हो गया, मतलब कि हम ए को काट देंगे और अपना हम बी को काट देंगे। अब मेरे पास बच गया, मेरे पास 1 और 4 में चूज़ करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो अब डिपेंडिंग अपॉन थोड़ा सा और भी इन्फॉर्मेशन मालूम है कि नहीं, आप यहाँ पर डी आंसर तक आप आ सकते हैं। लेकिन देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस 4
स्टेटमेंट्स में से अगर आपको केवल एक भी मालूम है ना, तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो कट कर सकते हैं ना। मतलब जो 4 प्रोबेबिलिटी जो 25% था, अब सही होने का प्रोबेबिलिटी 50% हो गया केवल एक स्टेटमेंट सही होने से। तो जितना ज़्यादा लंबा कोई क्वेश्चन होगा, जितना ज़्यादा स्टेटमेंट्स उसमें होंगे, वो ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू दूसरे क्वेश्चन से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कर रहा है, हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन। 30 डिग्री इसने प्लेन के लिए कह दिया, और फिर क्या कर रहा है, रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री और मोर फॉर हीली रीजन्स। अब थोड़ा सा इसको इमेजिन करो कि ये वाला आपका हीली एरिया है और ये वाला आपका प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया पर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ना, तो प्लेन एरिया पर असली में ये 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो हीली एरिया है यहाँ पर ये 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बट इसने किया क्या है, इसने यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट कर दिया है। मतलब 30 डिग्री जो प्लेन वाला होना चाहिए, ये हीली वाला होना चाहिए, इसको इसने प्लेन में लिख दिया है, और जो 40 डिग्री प्लेन वाला होना चाहिए उसको इसने हीली में लिख दिया है। तो अगेन रूल ऑफ स्वैपिंग याद करो बीपीएससी का, और अगेन फिर से यहाँ पर आंसर मेरा है जो डी, नाइदर 1 और 2 मिल गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 83, ये इसमें अगर आपको कुछ एक भी मालूम है तो आप यहाँ पर आ सकते थे, बट अगेन ये यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है जान पाना ये सारे क्वेश्चंस को। तो आता तो ठीक है भाई, टिक करो, नहीं तो फिर आगे चलो इसमें। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही इजीली डुएबल सवाल था, अगर आप थोड़ा सा अभी अगर आप सोच लो या थोड़ा सा भी इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह आपको मालूम है तो। कह रहा है एमिरेट्स ऑफ यूएई। अब मुझे मालूम है भाई कि बी वाले ऑप्शन में ना ये कुवैत और बहरैन है। कुवैत और बहरैन टोटली डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। टोटली डिफरेंट कंट्रीज़ मतलब कि एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं प्रॉपर। जैसे गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में बहरैन, ओमान, कुवैत, ये सारे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उसके मेंबर्स हैं। तो वो एमिरेट्स ऑफ यूएई क्यों होगा वो, अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसलिए मैंने बी काट दिया। सिमिलरली यहाँ पर जो रियाद है, ये रियाद है जो ये बेसिकली सऊदी अरेबिया का कैपिटल होता है। तो जब कोई कैपिटल किसी कंट्री का है तो वो इसका एमिरेट्स कैसे हो जाएगा, ये भी काट दो। देन डी अगेन यहाँ पर बहरैन और कुवैत लिखा हुआ है। अब बहरैन और कुवैत लिखा हुआ, अगेन इसको कट कर दो। अब यहाँ पर केवल ए ही ऑप्शन बचता है जिसको हम इजीली टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है द रिवर सुबर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। अगेन कुछ नहीं कर सकते, आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 86, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि तो यार सबको ही मालूम होता है, मतलब इसमें कोई इशू ही नहीं, अगर नहीं मालूम है तो फिर तो बहुत इशू है। तो यहाँ पर अगर वाल्मीकि केवल आपको एक ऑप्शन मालूम होता है ना, तो आप इजीली बी और डी तो आप कट कर ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें से आपको चूज़ करना है कि 3 चूज़ करें या 4 चूज़ करें। मतलब दुधवा तो आपको नहीं मालूम है फिर भी चलेगा, बट दुधवा मालूम होना चाहिए कि ये यूपी में है। अब भीम बांध भी हमें मतलब मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि मतलब कि भाई भीम बांध भी बिहार में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर 1 और 4 यहाँ पर आंसर हो जाता। बट यहाँ पर ये समझो कि आपको 4 स्टेटमेंट्स में से, 4 ऑप्शंस में से अगर केवल एक भी मालूम है आपको, तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो कट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। ये गैंगेटिक डॉल्फिन वाला सवाल भी यूपीएससी में मेरे ख्याल से, ये यूपीएससी में मेरे ख्याल से 2014 वगैरह में ये आ रखा है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN कैटेगरी। ठीक है, मुझे नहीं मालूम, शायद इंडेंजर्ड होगा या कौन सा इश्यूज़ पर होगा। सिमिलरली कह रहा है सेकंड कि इट डज़ नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। ठीक है, देखते हैं, मतलब शायद हो सकता है, देखते हैं आगे। अब कह रहा है नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट बाय यूजिंग इको लोकेशन। तो इको लोकेशन वही होता है ना कि आप जो डॉल्फिन है जो आवाज़ निकालती है, और जो आवाज़ का जो वापस रिफ्लेक्शन है इको आता है, उससे वो फाइंड करता है कि कहाँ पर उसका प्रे है, या फिर उस तरीके से नेविगेट करती है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर उनके पास आई नहीं होगा, तभी यहाँ पर ये जो इको लोकेशन के यूज़ करके वो नेविगेशन और हंटिंग कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 2 और 3 है ना, वो साथ में रहने चाहिए, क्योंकि ये दोनों काफ़ी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री लग रहे हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी आपको थोड़ा सा, मतलब पढ़ करके ना, थोड़ा सा लॉजिकली 2 स्टेटमेंट्स के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी या फिर वगैरह ये फिट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 साथ में रहना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 3 अगर साथ में देखें तो यहाँ पर हम ए और सी तो कट कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 3 साथ में यहाँ पर तो 4 भी ऑटोमेटिकली सही ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल। अब यहाँ पर भाई आपको मालूम है कि नहीं इंडेंजर्ड है कि नहीं, तो वो सब के हिसाब से आप फिर बी और डी में से आप चूज़ कर सकते हो। इसका असली आंसर यहाँ पर डी है, बट अगेन यहाँ पर पॉइंट है कि एटलीस्ट मैंने 2 ऑप्शंस तो कट कर ही दिया। द अदर नेम ऑफ द रिवर गंडक इज़, तो अदर नेम ऑफ रिवर गंडक में सबसे पहले तो आप बूढ़ी गंडक का कट करोगे, क्योंकि अगर आप 2022 का अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है यूपीएससी का, तो उसमें था कि कौन से रिवर से के मियांडरिंग से जो कंवर लेक बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें उस क्वेश्चन के आंसर से मुझे साफ साफ क्लियर होता है कि भाई गंडक और बूढ़ी गंडक 2 डिफरेंट रिवर है, तो इस कारण तो ये गंडक का अदर नेम बूढ़ी गंडक तो नहीं हो सकता, ठीक है। और साथ में अगर हम गंगा सिस्टम का अगर हमने पढ़ रखा, गंगा ट्रिब्यूटरी वगैरह पढ़ रखा, गंगा रिवर बेसिन, तो ये मुझे मालूम है कि जो महानंदा और पुनपुन ये दोनों ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर है। तो इस कारण जब ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर है तो फिर वो रिवर गंडक का सेकंड नाम कैसे हो सकता है? तो मेरे पास फिर केवल एक ही ऑप्शन बचता है, नारायणी। कह रहा है गोल्ड इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो ये जमुई वाला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि भाई गोल्ड मिला है जमुई में। त्रिवेणी कैनाल की भाई कहाँ पर है? ये गंडक में। ये बहुत बार रिपीट किया गया है कि त्रिवेणी कैनाल कौन से नदी पर बनाया हुआ है। अब एक चीज़ मैं सिखाता हूँ खास करके अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस में, कि इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मान लो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है तब तो हम इजीली सी या डी में से हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम ये आता है जब ये क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही होता है तो हम भाई ए चूज़ करें कि बी चूज़ करें। तो इस वाले में बस सिंपल एक लिटमस टेस्ट ये होता है कि अगर आप अजर्शन के बाद में बिकॉज अगर आप लगा करके बी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और वो स्टेटमेंट लॉजिकल साउंड करता है, इसका मतलब तब वो आंसर ए होगा। अगर वो इलॉजिकल साउंड करता है बिकॉज लगाने के बाद भी, तब वहाँ पर आंसर बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसको। रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। ठीक है भाई, मतलब ये अपना जो क्या कहते हैं, ये अपना आ जाएगा क्या कहते हैं इसको, साउथ अमेरिका वाला, और ये वाला अपना आ जाएगा अफ्रीका वाला। तो ये अपना घाना हो गया, ये यहाँ पर ब्राज़ील हो गया, ठीक है। तो एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट्स वेयर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, ठीक है। और अगर बिकॉज ला के पढ़ते हैं कि रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेयरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट्स वेयर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। अब ये बिल्कुल लॉजिकली फिट बैठ रहा दोनों का दोनों लाइन, क्योंकि हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ रखा है और उसमें हमें मालूम था कि ये दोनों पहले दोनों साथ में ही था। इसी कारण दोनों को जो मिनरल्स एरिया है वो काफ़ी यहाँ पर कॉमन सा मिनरल्स यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से मेरा यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 भी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आपको सॉइल्स के बारे में आइडिया अगर आपका है बिहार के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि भाई कौन सा सॉइल कहाँ मिलता है तो फिर तो कर पाना मुश्किल है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 में कह रहा है कि कौन सा वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंप्राइजिंग आइलैंड्स भी है, एस्चुअरीज भी है, बीचेस भी है, फॉरेस्ट भी है, और सी ग्रासेस, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्शेस एंड मैनग्रोव्स। अब ये सारी चीज़ें तो वही होंगी ना जो थोड़ा सा मतलब जो 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 सी कोस्ट के पास में अवेलेबल होगा, ठीक है। अब नंदा देवी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नीलगिरी कहाँ है? ये 3 स्टेट्स का जो जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलता है ये यहाँ पर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो ये वाला भी अपना कट हो गया। अब चूज़ करना है हमें ए और सी में चूज़ करना है। तो अब देखो ये जो सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर मैनग्रोव्स, कोरल वगैरह तो है, बट यहाँ पर एस्चुअरीज और बीचेस नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल एक ही है, गल्फ़ ऑफ मन्नार, जो कि तमिलनाडु के नीचे पड़ता है। वो केवल गल्फ़ ऑफ मन्नार ही है जहाँ पर कि एस्चुअरीज भी होंगे, बीचेस भी होंगे, फॉरेस्ट भी होंगे, सब चीज़ यहाँ पर है। इस कारण यहाँ पर लॉजिकली यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें मालूम है भाई
कि जो इंडिया का टाइम है, या फिर जो, क्योंकि इंडिया ईस्ट में पड़ता है तो इंडिया का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से हमेशा आगे होता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर अगर 12 नून है वहाँ पर, और ये मुझे मालूम है कि 15 डिग्री में 1 आवर होता है डिफरेंस, ठीक है। तो जो 90 डिग्री है उसमें कितना डिफरेंस होगा, 6 आवर्स का। और आगे टाइम मतलब कि यहाँ पर अगर 12 नून दोपहर है, यहाँ पर तो शाम को 6 PM शाम को होगा, ठीक है। अब कौन सा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो अब माइका वाला है, ये काफ़ी बार रिपीट किया गया है कि कोडरमा और गया में माइका मिलता है। तो ये मिनरल वाला चीज़ को आप खास कर लेना कि मिनरल का कौन सा मिनरल्स कहाँ मिलता है बिहार के अलग अलग स्टेट्स में। अब क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ। अगर नहीं मालूम है, कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप फिर इसको मतलब स्किप मार दो इसको, ठीक है। अब देखो, द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज़। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसा लगेगा कि यार हम सब सारे प्लेन्स का हम हाइट थोड़े ना रटने जाएंगे, बट आप हल्का सा सोचो कि कोसी प्लेन में हर बार क्या होता है, फ्लडिंग होते रहता है। अगर इनका हाइट इतना होता मतलब मीन सी लेवल से, तो फिर यहाँ पर फ्लडिंग होता ही नहीं ना, ठीक है। क्योंकि फ्लडिंग आ रही है मतलब कि उसका हाइट छोटा है, तभी तो मतलब हाइट इसका मीन सी लेवल से, ठीक है। तो हाइट छोटा है, इसी कारण यहाँ पर फ्लडिंग हो रही है। इस कारण यहाँ पर आंसर सी यहाँ पर 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कहने को आंसर नन ऑफ द एबव भी हो सकता है, बट अगेन मैं वो कंसिडरेशन लेके चल रहा हूँ कि नन ऑफ द एबव थोड़ा कम ऑप्शंस होते हैं, इस कारण यहाँ पर मैंने सी को चूज़ किया है। कह रहा है, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको मैप का थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है, जैसे अगर आपने मैप बना रखा है इंडिया का, और ठीक है, तो ये अगर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है और ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जा रहा है, ये वाला जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर बुंदेलखंड है जो इस साइड पड़ रहा है, ठीक है, मालवा प्लेटू उस साइड पड़ रहा है, तो कहाँ से इंटरसेक्ट करने वाला है। तो मेरे पास बघेलखंड केवल यही वाला एरिया है जहाँ पर पॉसिबली यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि भाई, आपको इनफैक्ट याद होना चाहिए कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से क्रॉस कर रहा है, ये जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितने स्टेट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 की कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। भाई ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते इसमें भी। एल नीनो करंट कहाँ होता है भाई, ये तो आना ही चाहिए सबको, पैसिफिक ओशन में होता है। तो इस वाले वीडियो में वी हैव सीन टिल क्वेश्चन नंबर 100। अगले वाले वीडियो में 101 से 150 तक पूरा कर लेंगे।